हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआईबी डेली प्रोग्राम के अंतर्गत। हम लोग पीआईबी में जो बीते कुछ दिनों में खबरें आई हैं, यानी कि 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को जो भी खबरें आई हैं, जो भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी खबरों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो पहली खबर है ये प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान से संबंधित है। दूसरी खबर भारतीय नौसैन्य जहाज़ों का विदेश दौरा हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तीसरी खबर टेलीमानस के बारे में समझेंगे कि टेलीमानस की भूमिका किस तरीके से आज के समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो गई है। और चौथी खबर जुड़ी हुई है भारत के पहले बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी से, जिसकी शुरुआत पुणे में की गई है। और पांचवी खबर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से कुछ अनुदान दिया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और जो अंतिम खबर है वो है कि सिक्किम में लास्ट ईयर जिस तरीके से एक ग्लेशियल झील के फटने के कारण, उसके आउटबस्ट के कारण जो एक त्रासदी जैसी स्थिति सामने आई थी, और उसके बाद जिस हिसाब से भारतीय सैनिकों के हताहत होने की खबर आई थी, उसी के बाद अभी हाल ही में इन सैनिकों की स्मृति में एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस तरीके से एक एक खबर को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने पर बल देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, यदि आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो आप प्रतिज्ञा प्लस 2026 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खासियत यह है कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी विषयों को बहुत ही क्रमागत तरीके से एक एक करके आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ ही इसके अंतर्गत आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर हर माध्यम से जो अभ्यास की संभावना है वो यहाँ पर शामिल की गई है, ताकि आप अपने अभ्यास के जरिए अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंतर्गत मेंटरशिप की सुविधा मिल रही है, जिसके जरिए आपको एक मेंटर हमेशा आपके हर अकादमिक और गैर अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं में आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और जहां भी आपको कोई भी दिक्कत होगी वहां पर आपको वो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको इस कोर्स के जरिए 1000 प्लस आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिल रही हैं, जिसमें हर एक विषय के अलग अलग फैकल्टी आपको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आपको इसी कोर्स के अंतर्गत सीसेट और एसी की कक्षाएं भी मिल रही हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो ये तमाम सुविधाएं इस कोर्स का हिस्सा हैं, और निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर तय की गई है, और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास में मौका है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 29,999 रुपीज में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शाम में 6 बजे से ये जो कक्षाएं हैं ये शुरू हो चुकी हैं। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। देन आफ्टर जीएस की अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो पहली खबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पीएम गति शक्ति प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की है, और इसी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिर जो ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है ये 2021 में जब शुरू की गई तो फिर इस प्लान में क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल किया गया, इसके माध्यम से क्या कुछ नई गतिविधियां भारत के अंतर्गत की जा रही हैं। जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यह जो प्लान है ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को महत्व देता है। मल्टी मॉडल करने का मतलब ये हुआ कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग योजनाओं, अलग अलग मंचों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है, और इसके माध्यम से भारत में अवसंरचनागत विकास को और अधिक बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। इसीलिए इसका नाम है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी कैसे? तो मल्टी मॉडल के आधार पर। इसको हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लॉजिस्टिक्स सुविधा को और आसान बनाने पर बल दिया गया है। लॉजिस्टिक्स सुविधा का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह किसी भी हम सामान को, किसी भी हम परिवहन के स्तर पर जो भी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसको
एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में कोई भी अड़चन न आवे, किसी भी स्तर पर तकनीकी दिक्कत न आवे, इसका ख्याल रखा जाता है। इसके अंतर्गत आम जनता, वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन में आसानी को महत्व दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गति शक्ति प्लान के अंतर्गत 6 स्तंभ शामिल किए गए हैं। ये 6 स्तंभ आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो स्तंभ है ये समग्रता को इंटीग्रेट करता है, और समग्रता का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अलग अलग मंचों को एक साथ लाने की कोशिश यहां पर की गई है। इसके अलावा प्राथमिकता को इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है। प्राथमिकता का मतलब कि भाई जो भी मंत्रालय हैं, जानते हो इस प्लान के अंतर्गत लगभग 16 मंत्रालयों को एक साथ शामिल किया गया है, और सभी को एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके जो भी योजनाएं, जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए भारत के अवसंरचनागत विकास को लेकर के, भारत के विकास को लेकर के, उसमें किसे सबसे पहले महत्व दे, किसे प्रथम वरीयता के साथ में अपनाएं, इसको यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो प्राथमिकता को यहाँ इसीलिए इंडिकेट किया गया है कि भाई जो भी मंत्रालय है उस मंत्रालय की यह जवाबदेही है, उस मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि भाई हमारे सामने कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारी परियोजनाएं हैं, इसमें हमें सबसे पहले किसको महत्व देना चाहिए। गेटिंग इट। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कम समय में, कम लागत में हम बेहतर आउटपुट दे सकें, और इसी के लिए जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इस गति शक्ति प्लान का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है कि हम कम समय में, कम लागत में कितना बेहतर से बेहतर जो सुविधा है वो भारत की जनता को पहुंचाएं, ताकि बेहतर तरीके से और हमारा विकास हो सके। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन को इसके अंतर्गत महत्व दिया गया। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि सिंक करना, एक दूसरे के साथ में जोड़ना। ऐसा ना हो कि एक मंत्रालय के द्वारा यदि कोई काम किया गया, उसका इंपैक्ट दूसरे मंत्रालय पर, दूसरे मंत्रालय की परियोजनाओं पर निगेटिव तरीके से पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो आपने कभी गौर किया होगा कि भाई सड़क बनाई गई, और सड़क बनाने के बाद तब उसको खोदा गया। क्यों खोदा गया? ताकि हम वहां पर पाइपलाइन बिछा सकें, है ना, हम वहां से ड्रेनेज सिस्टम निकाल सकें, कुछ भी हम कर सकें, है ना, वायर हम बिछा सकें, अंडरग्राउंड वायरिंग हम कर सकें। ये सब बातें, ये सब जो गतिविधियां हैं बाद में की जाती हैं। तो आपको लगता होगा ना कि बताइए ये सब काम पहले कर देना चाहिए था, पहले ये सब बिछा देना चाहिए था, तब सड़क बनानी चाहिए थी। तो ये जो एक सिंक्रोनाइजेशन की कमी है वो ना हो, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें। क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, ये मिल करके निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, और देन इसी हिसाब से इस 6 स्तंभ में इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा एनालिटिकल और डायनेमिक तरीके से काम करने को भी इसके अंतर्गत महत्व दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर, किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में, उसके संचालन में, उसके समापन में कहीं कोई दिक्कत न आने पावे। तो ये आपको ध्यान में रखना है गति शक्ति प्लान के अंतर्गत। दोस्तों इस प्लान में कई सारी परियोजनाओं, जैसे कि मैंने आपको बताया भारतमाला परियोजना, साथ ही सागरमाला परियोजना, भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क और स्थलीय बंदरगाह उड़ान योजना, इन सभी को शामिल किया गया है। भारतमाला और सागरमाला निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, भारतमाला में जो भी भारत के राजमार्ग हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश, जो सागरमाला है जो भी बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है, और जो स्थलीय बंदरगाह उड़ान योजना, इन सभी को इस गति शक्ति प्लान का ही हिस्सा माना गया है। देख रहे हैं ना, अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है। इन सभी योजनाओं के बारे में आपको अलग से भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कई बार इनको लेकर के भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रक्षा गलियारा, औद्योगिक गलियारा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, टेक्सटाइल क्लस्टर, इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में अलग अलग स्तरों पर हम लोग रक्षा गलियारा की बात करते हैं, औद्योगिक गलियारा की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर से हम रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको हम अंजाम देते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर से औद्योगिक गतिविधियों को हम अंजाम देते हैं, बहुत ही सुगम परिवहन को हम अंजाम देते हैं इन गलियारों के माध्यम से।
गेटिंग इट। तो इन सभी को इसी गति शक्ति प्लान के अंतर्गत लाने पर बल दिया गया है, ताकि एक आधार पर और सभी एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए आगे बढ़ सकें। चूंकि इस गति शक्ति प्लान के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, इसी संदर्भ में यहां पर इनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके बातचीत की है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर मैंने वो इमेज भी मेंशन कर दी है ताकि आपको ध्यान में रहे। 3 साल हुए हैं गति शक्ति प्लान के, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो अगली खबर जुड़ी हुई है दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के जहाज़ों का विदेशों में दौरा हुआ है। विदेशों में उन्होंने अलग अलग देशों के साथ में, वहाँ के नौसेनाओं के साथ में सहायता करने को लेकर के, एक दूसरे के साथ समन्वय करने को लेकर के, किसी भी आपात स्थिति में कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसको लेकर के इन सभी देशों में, जैसे कि ओमान, जैसे कि बहरीन, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों की नौसेनाओं के साथ हम कैसे तालमेल बैठा सकते हैं, इसको लेकर के ये जो दौरा था, ये जो यात्रा थी, ये यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण मानी गई। और इसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ आई है, जिसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने ओमान की राजधानी मस्कट की अपनी यात्रा संपन्न की थी। और यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो नौसेना के जहाज गए थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है INS तीर। कई बार इनके नाम को लेकर के भी सवाल पूछ लिया जाता है। और एक है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है वीरा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार इनको लेकर के भी सवाल पूछा जाता है। तो इनकी चूंकि अभी यात्रा ओमान में हुई थी, और देन आफ्टर इनकी यात्रा जो है ओमान से होते हुए संयुक्त अरब अमीरात और जो कतर है वहां पर भी इनका भ्रमण हुआ। और इसी के मद्देनजर यह जो विषय है, यह विषय चर्चा में आया है। गेटिंग इट? ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैंने मैप के माध्यम से आपको बता दिया, ये ओमान का वो मानचित्र है, ये है कतर, यहां पर है आप बहरीन देख रहे हैं, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार इनको लेकर के भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में भी जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन था, इसकी यात्रा संपन्न हुई थी। जो ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा की गई है वो INS शार्दुल के द्वारा की गई है, और वहां पर INS शार्दुल ने संयुक्त अरब अमीरात में राशिद बंदरगाह की यात्रा की। ठीक है जी। जो बहरीन और ओमान की यात्रा की गई वो INS तीर और ICGS वीरा के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा भी, तो कई बार इनको लेकर के सवाल पूछ लिया जाता है। इसलिए ये जो न्यूज़ है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मकसद क्या था ये मैंने आपको बता दिया कि अरब सागर के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अलग अलग परिस्थितियों के मद्देनज़र कैसे हम समन्वय स्थापित करें, कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, कहाँ तकनीकी तौर पर हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, कहाँ पर अड़चनें आ सकती हैं, कैसे हम उसका निपटारा कर सकते हैं, इसको लेकर के जो अभ्यास है इन देशों के बीच में अभी हाल के समय में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है टेलीमानस से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते हफ्ते में जो मैंने सवाल कुछ पूछे थे बच्चों से, उन्होंने सही उत्तर दिया था, और मुझे बहुत खुशी है कि कई सारे बच्चों ने अपने अपने स्तर पर उत्तर दिया जो भी मैंने आपसे सवाल पूछा था। और ऐसे ही हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, ऐसे ही हमेशा याद करते रहिएगा। मैं कुछ जो बच्चों ने सवाल का जवाब दिया था, मैं एक बार आपको बताता हूँ किन किन ने सही जवाब दिया था, है ना, ताकि बाकी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने लेवल पर कोशिश करें कि जो भी सवाल यहाँ पर से पूछा जाए वो उसका उत्तर दे सकें। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि सागरमाला परियोजना और भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सागरमाला परियोजना और भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन बिटवीन जो लास्ट डे, यानी कि हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को
जो बातचीत की थी, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया था उसमें विक्रम बत्रा ने सही उत्तर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को फ्रांस और भारत के द्वारा शुरू किया गया था। अनु गुप्ता ने भी सही उत्तर दिया और इसके अलावा अखिलेश ने भी सही उत्तर दिया था। कंचन यादव ने भी सही उत्तर दिया था। कई सारे बच्चों ने इस तरीके से सही उत्तर दिया है। तो आज जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इसमें यह है कि सागरमाला परियोजना और भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सही उत्तर देंगे उनके बारे में फिर से कल की कक्षा में हम लोग बातचीत करेंगे, उनका नाम लेंगे ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिल सके, है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग टेलीमानस परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, टेलीमानस का मतलब होता है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, टेली मेंटल, इसको अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। नाम से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर सहायता करने की बात की गई है। टेली यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में जो एक संकट की स्थिति, एक समस्या जैसी स्थिति देखी जाती है मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर, उनको कैसे हम सहायता कर सकें, उनको कैसे हम अलग अलग माध्यमों से काउंसलिंग करके और देन फिर उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझ करके और देन फिर उसके हिसाब से कदम उठाया जा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए जो टेलीमानस है इसकी भूमिका भारत के संपूर्ण राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में देखी जा रही है। और इसी के मद्देनजर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर 2022 को जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उसका नाम था नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, NTMHP, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये शुरू किया गया था। इसी के सौजन्य से यह जो टेलीमानस है, इस टेलीमानस को शुरू किया गया है और इसी के संदर्भ में यहाँ पर चूंकि 2 वर्ष पूरे हुए हैं इस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को लेकर के 2 वर्ष पूरी होने की खुशी में यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है और इसी के संदर्भ में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके तहत ही टेलीमानस की शुरुआत की गई है। मैंने आपको बताया कि भाई भारत के दूर दराज के हिस्सों में जो एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है वह हाल के समय में और अधिक बढ़ी है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए कैसे उनके साथ बातचीत की जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, कहाँ उनको दिक्कत हो रही है, क्या उनको परेशानी हो रही है, यदि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यदि वो एकदम अपने हर स्तर पर जो भी उनको संभावना दिख रही थी सारी संभावना समाप्त हो गई है, अब उनको निराशा ही हाथ लग रही है, तो कैसे उन्हें इस निराशा की स्थिति से उबारा जाए, ये अपने आप में बहुत अधिक जरूरी हो गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत में यदि हम बात करें तो जो मेंटल हेल्थ के संदर्भ में जो एक कानून पास किया गया था 2017 में, उस कानून के माध्यम से जो मेंटल हेल्थ है उसे एक सांविधिक अधिकार के तौर पर माना गया है। ध्यान रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य एक सांविधिक अधिकार के तौर पर जाना जाता है, स्टैट्यूटरी राइट के तौर पर माना जाता है और इस अधिकार की रक्षा करने में जो टेलीमानस है इसकी भूमिका हो जाती है। भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि मानसिक स्वास्थ्य की जो दशा है उसमें जो एक गिरावट है उससे ग्रस्त है
और इसी के मद्देनजर ये जो गतिविधियां, ये गतिविधियां अब बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसी के मद्देनजर देखिए इस तरीके से ट्रस्ट टेलीमानस नाम से एक पहल शुरू की गई है। इसमें ये नंबर एक मेंशन किया गया है कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपको जो भी सहायता है वो पहुंचाई जाएगी, जो भी आपकी तकलीफ है उसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि आपकी जो चुनौतियां हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के उसको दूर किया जा सके। तो ये जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है टेलीमानस को लेकर के। अगली जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली खबर जुड़ी हुई है कि भारत में जो महाराष्ट्र में पुणे एक महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर भारत के पहले डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स की शुरुआत की गई है। देखो ये एक दो खबरें जो हैं वो अंग्रेजी में पीआईबी में आई हैं, इसका हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं था, इसलिए कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर हिंदी में आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि दो तीन खबरें केवल अंग्रेजी में अभी आई हुई थी, उसका हिंदी वर्जन शायद बाद में आएगा, इसलिए मैं अभी केवल इसे इंग्लिश में जो मेंशन किया गया है यही मैं बता रहा हूं। यदि हिंदी में आता तब तो फिर मैं हिंदी में ही बता देता। जो खबरें हिंदी में है वो मैंने हिंदी में ही यहाँ पर मेंशन किया है। तो खैर यहाँ पर पुणे में भारत के पहले डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स की शुरुआत की गई है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बायोपॉलीमर है इसका मतलब क्या होता है। आपने पॉलीमर का नाम सुना होगा ना, जिसको अंग्रेजी में जिसको हिंदी में बहुलक कहा जाता है। तो जो बायोपॉलीमर है यानी कि एक ऐसा पॉलीमर, एक ऐसा बहुलक जो कि ऑर्गेनिज्म से बना है, जो कि जीव से बना है ना, जैसे कि ये वो पादप से बना है या फिर किसी सूक्ष्म जीव से बना है। बात समझ आ रही है ना। और ये जो बायोपॉलीमर होता है ये डिकम्पोज हो सकता है आसानी से। जैसे कि हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक डिकम्पोज हो सकता है क्या? वो आसानी से उसको समाप्त किया जा सकता है। डिकम्पोज मतलब अपघट्य, अपघटन जिसका हो सकता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, समाप्त जिसको किया जा सकता है। प्लास्टिक को लेकर के ऐसी स्थिति बनती है क्या? नहीं बनती है। लेकिन जब बायोपॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, बायोपॉलीमर से निर्मित यदि हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमारे पर्यावरण के लिहाज से वह हितैषी होता है, इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण मित्र की तरह वो काम करता है और जैव अपघट्य होता है, उसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। और जो एक प्लास्टिक प्रदूषण जैसी स्थितियां पनपती हैं, उन प्लास्टिक प्रदूषण जैसी स्थितियों की जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है यदि हम बायोपॉलीमर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सके। और इसी के मद्देनजर पुणे में अभी हाल ही में यह जो सुविधा है इसको शुरू किया गया है और इसके माध्यम से बायोपॉलीमर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बायोपॉलीमर के इस्तेमाल के संदर्भ में मैंने कुछ बातें मेंशन कर दी हैं, जैसे कि खाद्य उद्योग में पैकेजिंग सामग्री के कंटेक्स्ट में बायोपॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। टांका लगाने के लिए बायोपॉलीमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दवा परिवहन सामग्री के स्तर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जैव अपघट्य प्लास्टिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है बायोपॉलीमर के संदर्भ में। और कई बार इसको लेकर के सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो अगली खबर जुड़ी हुई है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुछ अनुदान जारी किया गया है। और जाहिर सी बात है 15वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करने के लिए सिफारिश की जाती है। आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसी को केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इन बिटवीन जो यहाँ पर न्यूज आ रही है कि राजस्थान के लिए लगभग 1267 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 988 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में जो विषयों की चर्चा की गई है उसमें 29 विषय हैं और उन्हीं 29 विषयों के मद्देनजर यह जो सुविधा है, यह सुविधा अभी हाल ही में राजस्थान और जो
आंध्र प्रदेश है, इन दोनों के लिए मुहैया करवाई गई है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 243G है, इसके माध्यम से जो ये निधियां हैं, जो ये फंड हैं, ये पंचायतों को उनकी आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के मैनेजमेंट के लिए उनका प्रबंधन करने का अधिकार देती हैं। तो ये सब जो आर्टिकल्स है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 243G इन फंडों से संबंधित है। अनुच्छेद 243G इन फंड के उपयोग से संबंधित है। और वैसे ही जो 11वीं अनुसूची है, उसमें कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कई बार सीधे सीधे ये सवाल पूछा जाता है। साथ ही भारत सरकार जो है, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के जरिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी जाती है। जाहिर सी बात है, पैसा तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाएगा ना। तो अंततः वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और देन फिर जो भी अनुदान है वो उन पार्टिकुलर राज्यों को मुहैया करवाया जाता है, उनके पंचायती संस्थाओं को मुहैया करवाया जाता है, ताकि वहाँ पर जो भी वाजिब विकास है वो अपनाया जा सके। आज की जो अंतिम खबर है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है जो पिछले साल सिक्किम में एक अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी के संदर्भ में वहां पर बुर्दांग में एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री जी के द्वारा, और इसी के संदर्भ में यह खबर महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये आप जो स्थल है, ये ध्यान में रखिएगा। बुर्दांग जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर लास्ट ईयर एक घटना घटी थी। यहां पर मैंने इसे मैप में इंडिकेट करने की कोशिश की है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्टिकुलर आप मैप देख रहे हैं, ये सिक्किम का मैप है। सिक्किम में ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहां पर मैं इसको थोड़ा इंडिकेट कर दूं, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहीं पर है दक्षिणी लोहनाक झील, और वह एक ग्लेशियल झील यानी कि हिमनद झील थी। देखो होता है क्या कि ग्लेशियर या हिमनद के बारे में यदि कभी आपने सुना है, हिमनद का मतलब कि एक ऐसा व्यापक क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र जहां पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। यदि बर्फ पिघलने लगती है तो वह किस में कन्वर्ट होने लगेगी? पानी में कन्वर्ट होने लगेगी। मान लो कि जो हिमनद है वह अब धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा है, और जहां पर पहले वो हिमनद था वहां पर अब झील जैसी स्थिति बनने लगी। इसी को ग्लेशियल लेक या फिर हिमनद झील कहा जाता है। पार्टिकुलर झील है जिसे लोहनाक झील कहा गया है, यह इसी से संबंधित है। यहां पर जो झील जैसी स्थिति थी, यह पहले ही उत्पन्न हो गई थी। उस दौरान में बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा हुई और इस झील में एक पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी, और इसका जो खामियाजा है, यहाँ पर जो चुंगतांग बांध था जो कि तीस्ता नदी पर है, इसमें भी जो पानी की मात्रा है और ज्यादा हो गई और बाढ़ जैसी त्रासदी उत्पन्न हो गई। और ये जो आप पार्टिकुलर इलाका देख रहे हैं, बुर्दांग जो क्षेत्र है, यहाँ पर सेना के जवान थे, उनको बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हताहत हुए, जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे, और इस कारण से यह एक त्रासदी के तौर पर उस समय देखी गई थी। तो यहाँ इसी के संदर्भ में, इन्हीं की स्मृति में जो एक प्रेरणा स्थल है, इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री जी के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, लोहनाक झील, जो चुंगतांग बांध था तीस्ता नदी पर, उसको नुकसान हुआ था, और देन फिर यहाँ पर यह घटना घटी थी। क्लियर है? तो ये सब लोकेशन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। पीआईबी से संबंधित बीते 2-3 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण खबरें आई थी, उस पर हम लोगों ने एक एक करके बातचीत की। मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। आगे आज की कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस बैच में हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच को मात्र 29,999 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर आप अपनी जीएस की तैयारी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया उसका पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे पीआईबी की नई खबरों के साथ में, और उसके आधार पर फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।